यकीन टूट चुका है, गुमान बाकी है, हमारे सर पर अभी आसमान बाकी है। ये शेर उसे एक नाउर शख्सियत का है जो जब जब कलम उठाते हैं या उठाते थे तब तब एक नया आयाम आता था। इनकी शायरी जादू हरसू बिखेरती है। जादूगर हम इन्हें ना कहें तो क्या कहें, क्योंकि हमेशा जब जब इन्होंने कलम उठाया है एक नया ही आयाम आया है। हरसू फिजा में एक अलग तरह की रंगत गूंजी है। इन्होंने कमाल किया है अपनी शायरी के एतबार से। ये है कमाल के शायर जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा में अपने नगमों से, अपने गीतों से एक मुनफरद मुकाम हासिल किया है। इतना ही नहीं, सहाफत के साथ ही जुड़े रहे। इसके अलावा बहुत बड़े कॉलमनिस्ट है और रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ये कहें कि एक पुख्ता शायर है तो गलत नहीं होगा। ये शायर आज दिल ने फिर याद किया में हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हसन कमाल साहब। शुक्रिया। वाकई में आपकी शायरी जो है वो कमाल कर गई है। बचपन से ही आप बड़े बड़े शोरा हजरात के कलाम को पढ़ा करते थे। कहते हैं ना कि कम उम्र में अगर आपके चारों ओर इस तरह का माहौल है तो उस माहौल का इन्फ्लुएंस आप लेते हैं, उससे मुतासिर होकर आपके अंदर वो कीड़ा पैदा हो जाता है। किस उम्र में पहला शेर आपने कहा था? सबसे पहले तो बीबी जीती रही है, इसलिए कि आपने मेरा एक शेर पढ़ा। ये शेर मैंने 1975 में लगाई गई इमरजेंसी के खिलाफ पर ये गजल कही थी। हाँ। और आजकल न जाने की इमरजेंसी की बहुत याद आती है। आज दौर ही वैसा चल रहा है। आज बहुत याद आती है और लगता है कि 1975 में कही हुई गजल आज आपने जो पढ़ी तो मुझे लगे कि वाकई ये गजल अब भी जिंदा है। अब भी जिंदा है और वो हालात भी अब भी जिंदा है जिनके लिए गजल कही गई थी। जी। अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ। जी। मेरा घर का माहौल कोई ऐसा शायराना नहीं था। शेर व अदब पढ़ा जाता था, समझा जाता था। उस ज़माने में उर्दू बोलने वाले यूपी में, चाहे उनका मज़हब कुछ भी रहा हो, शेर व शायरी से वाबस्ता रहते थे। और चूंकि आप लखनऊ के रहने वाले हैं, वहाँ तो बहुत बड़े तो लखनऊ शायर हजरात तो जन्मे हैं। फजाओं में शायरी जी बहती थी, गूंजती थी। तो लेकिन शेर सुनने, शेर पढ़ने, शेर समझने का शौक बचपन ही से था। हम लोग बैतबाजी खेला करते थे जी। शेरों की बैतबाजी, जिसका एक बहुत ही वल्गर वर्जन फिल्मी अंताक्षरी की सूरत में है। लेकिन बाद में लोगों ने अंताक्षरी का रूप दे दिया। बैतबाजी खेला करते थे। तो बैतबाजी आप देखिए अपने आप में कितना मुकम्मल लफ्ज है। तो शेर याद करने की आदत बचपन ही से पड़ गई थी और हमने बैतबाजी में अपने स्कूल के ज़माने में बड़े बड़े इनामात भी जीते। क्या बात। तो शेर कहने और के सांचे दिमाग में बन गए थे पहले से। मौजू शेर क्या होता है वो सांचे दिमाग में पड़ गए थे। उसके बाद जब हम कॉलेज गए और यूनिवर्सिटी गए तो इत्तेफाक से हमारा जो साथ था या हमारा जो सर्कल था उसमें बहुत से शायर, बहुत से अदीब आपके साथ जुड़े थे। और तो जाहिर है कि इन्फ्लुएंस मुतासिर होते हैं आप। शायरी पढ़ने का तो शुरू ही से बहुत शौक था। शायद किसी ने आपको बताया होगा कि साहिल लुधियानवी की तो मैं कहने ही वाली थी, बहुत बड़े फैन आप रहे हैं। उनकी और उनकी परछाई पूरी ज़बानी याद थी, आज भी याद। लेकिन वो तो एक थे, बाकी तमाम उस जमाने की जितने बड़े शायर जो भी प्रोग्रेसिव मूवमेंट के तरक्की पसंद शायर थे, उनके इन्फ्लुएंस में आप रहे। मैंने सहाफत जो है वो शुरू की सज्जाद ज़हीर के साये में। क्या बात। सज्जाद ज़हीर उस तरीके से सहाफत में मेरे उस्ताद थे, फिर हयातुल्लाह अंसारी जी। तो इस तरीके से बचपन ही से मुझे वो माहौल मिला अदब का, सहाफत का और शायरी का। तो हम पहले शेर की बात कह रहे थे कि वो पहला शेर जो आपने वाकई में पूरा दिलो दिमाग एक करके वो आपने लिखा। कहते हैं ना एक शायर का एक पहला शेर ऐसा होता है कि उसके बाद वो कहता है नहीं मेरी तो यही लाइन है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोच सकता, ना कुछ कर सकता। मैं आपको बताऊं, मैं 7वें या 8वें दर्जे का तालिब इल्म था और जैसा मैंने आपसे बताया कि बैतबाजी खेलने का जुनून से याद करने का था। उस जमाने में हमारा स्कूल लखनऊ में जिसमें हम पढ़ते थे तब उसका नाम मुमताज दारुल यतामा या मुमताज हायर सेकेंडरी स्कूल होता था। अब तो खैर वो माशाअल्लाह डिग्री कॉलेज है। तो हम उसमें 7वें या 8वें दर्जे के स्टूडेंट थे। तो हमारे यहाँ हर साल मुशायरा होता था स्कूल में। उस साल भी मुशायरा था और जोशमल इलाहाबादी आए हैं। अरे वाह। और जिगर साहब, इन लोगों को बुलाया गया था और वो तरही मुशायरा था। हाँ। और मुशायरा
उसका जो तरह था, मिसरे तरह जी। वो था, जो आदमी के न काम आए आदमी क्या है। वाह। तो हमने बहुत डरते डरते 2-4 टूटे फूटे शेर उस पे कहे, और कह के अब किसको बतावें, तो अपने स्कूल के जो हमारे हेडमास्टर थे उनके पास गए, सुजात अली संदीवी साहब, उनके पास गया। बहुत डरते डरते कहा कि साहब हमने ये गजल कही है। उन्होंने के देखा, जान निकल गई, कहने सुनाओ। तो मैंने सुनाया, तो 2-1 उसमें कहीं गलतियां होंगी जो उन्होंने ठीक कर दी, लेकिन एक शेर पे उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है। वो शेर कौन सा था? वो शेर भी मुझे अब याद है। वो शेर ये था कि खुदा की याद तो हर खासो आम करता है, खुदा की याद तो हर खासो आम करता है, लगन न दिल में हो जिसकी वो बंदगी क्या है। वाह क्या बात है। तो लगन उसी टाइम जुड़ गई तो मुझको इस पर किसी ने उस मुशायरे में एक फाउंटेन पेन इनाम में दिया था। क्या बात। वो फाउंटेन पेन एक अरसे तक मेरे साथ रहा और मैं उससे अपनी जिंदगी की मतलब अब शुरुआत हो गई थी, उसके बाद जो एनकरेजमेंट मिली, उसके बाद मुझे लगा कि भाई जब एक शेर पर फाउंटेन पेन मिल सकता है तो शायरी की गाड़ी चल सकती है। उसके बाद चल निकली, होती रही। और इर्द गिर्द लोग थे, दोस्त अहबाब भी, जो सही भी कर देते थे कहीं गलत हो तो इस तरीके से वो चलते रहते। बाय द टाइम हम यूनिवर्सिटी पहुंचे, हमको छोटा मोटा शायर मान लिया, लखनऊ शहर किया जी। अच्छा, घर में आपका माहौल चूंकि अदबी रहा है, आपको कहा जाता था कि अखबार पढ़ा करें, उसका मुताला बहुत जरूरी था सुबह सवेरे, उसके बगैर तो आपको जाने नहीं दिया जाता था और ना ब्रेकफास्ट मिलता था आपको। सो वो भी एक था, वो वजह थी कि आप फिर सहाफत में आ गए। हमें हमारे नाना का हुक्म ये था कि हम अपनी नानी को अखबार की सुर्खियां पढ़ के सुनाएं। हाँ। और जिस सुर्खी पे वो कहें कि ये खबर हमें बताओ, वो खबर पढ़ के सुनाएं। हाँ। तो उसमें करते 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 हमें खुद भी खबरें सुनाते मजा आ गया। खबरें सुनने और पढ़ने का चस्का लग गया। तो इस तरीके से सहाफत की बुनियाद पड़ गई। दोनों चीजों की बुनियाद आपके घर से ही शुरू, के अंदर ही। हाँ, नींव मजबूत होती है तो इंसान कुछ भी कर लेता है। अच्छा, ये साहिर साहब की हमने बात की, उनके बहुत बड़े फैन थे आप, और उनकी शायरी काफी मुतासिर करती थी आपको। और एक बार मैंने ये सुना है, कितना सही है आप कहेंगे, कि लखनऊ में उन्हें किसी मुशायरे के सिलसिले में बुलाया गया था। आपने कहा कि आप स्टेशन खुद लेने जाएंगे, और फिर जब उनसे आपकी मुलाकात हुई तो परछाई आपने सुनाई, तो उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मुझे तो लगता है मुझसे बेहतर आप पढ़ पा रहे हैं ये मुशायरे में, क्यों ना आप सुनाएंगे। हाँ बिल्कुल, ये हुआ था वाकया। तो किसी ने मुझसे जब बताया कि भाई ये आपके बहुत बड़े फैन हैं, और साहिर नौजवानों के शायर जी हैं और थे, और हमेशा नौजवानों के शायर रहेंगे, और जब तक नौजवान हैं तब तक साहिर साहब जिंदा रहेंगे। तो हमने उनको पूरी परछाइयां सुना दी, जवान रात के सीने पे दूधियां आंचल से लेके आखिर तक। राइट। तो वो बड़ी हैरानी से सुनते रहे। 19 पेजेस की पोएट्री है। उसके बाद उन्होंने अपने खालिद पंजाबी लहजे में कहा, वो नौजवान तुम तो मुझसे भी ज्यादा अच्छा पढ़ते हो, तुम ऐसा करो आज तुम ही सुना देना। आपका रिएक्शन क्या था? अरे मैं तो खुशी के मारे दीवाना था। ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। यस, बहरहाल वो तो मैंने पढ़ी तो नहीं, लेकिन उसके बाद जब मैं बॉम्बे आया, मुंबई जब आप आए, आपने रुख किया मुंबई की तरफ, क्या आपके जहन में ये था कि नहीं अभी मुझे थोड़ा आगे बढ़ना है, अभी सहाफत के साथ जुड़ना है, या तब आपके जहन में ये था कि नहीं आपको फिल्मों में जाना है? पहले ख्याल क्या आया दिमाग में? क्योंकि आपने ब्लिट्स पेपर के लिए काफी कुछ किया, इनफैक्ट उसकी सर्कुलेशन आपने बहुत बढ़ाई, वो बंद होने वाला था, लेकिन आपने एक राय दी थी कि हमें कुछ मौका मिलना चाहिए, कुछ महीनों का, हम इसको आगे पहुंचाएंगे, इसको बंद नहीं होने देंगे। जरिया क्या था? देखिए, बॉम्बे तो मैं आया ही था उर्दू ब्लिट्स के सब एडिटर का अपॉइंटमेंट लेटर जेब में रखकर। ओह, मेरा यहाँ हो चुका था। मैं वहाँ एक गवर्नमेंट सर्विस करता था यूपी में, बहुत परेशान था। हुआ ये था कि स्टूडेंट एज में भी मैं लखनऊ में कौमी आवाज़ वगैरह से जुड़ा रहता जी। और जैसा मैंने बताया, सज्जाद ज़हीर साहब का अखबार था, दिल्ली से निकलता था, उसके साथ भी मैं वाबस्ता रहा था। तो मुझे वो गवर्नमेंट की सर्विस बिल्कुल रास नहीं आती थी। इत्तेफाक से कुछ दोस्तों की मदद थे, जिसमें हमारे लखनऊ में जो ब्लिट्स के ब्यूरो थे बिशन कपूर साहब, उनकी इनायत की वजह से हमको यहाँ तकर्रुर मिल गया।
तो हम तकर्रुरनामा जेब में रख के आए थे। चूंकि उस जमाने के जो फिल्मी गाने थे, अगर आपने तो सुने हैं जी, तो आप सुने तो आपको लगेगा कि ये लिटरेरी शायरी से बहुत दूर नहीं है, अदब के साथ जुड़ी हुई है, बहुत करीब है। तो जाहिर है जो शायर होता था उसको वो गाने भी शायरी का हिस्सा लगते थे। सही। साहिर, मजरू, शैलेंद्र, भरतव्यास, प्रदीप और आप नहीं मैनी उस जमाने के शकील बदायूनी, तो इन सब के जो गाने फिल्मी गाने थे वो शायरी के का हिस्सा लगते थे। तो हर एक जो नया शायर उभरता था उसके दिल में एक ये रहता था, ये बग रहता था कि कभी हमको भी मौका मिले। तो मैं आया था ब्लिट्ज की मुलाजमत में, लेकिन उससे मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि मेरे लिए लोगों के दरवाजे बहुत जल्दी खुल जाते थे, क्योंकि लोग ये समझते थे कि ये काम मांगने नहीं आ रहा है ये स्ट्रगलर नहीं है, ये मिलने आ रहा है जी। तो मैं जाहिर है साहिर और मजरू इन सब से मिलने का तुम कि आपके ऑलरेडी एक पहचान थी, स्ट्रगल नहीं करना पड़ा था। मजरू साहब से, उसके बाद कृष्णचंद्र से, राजन सिंह बेदी से, असमत चुगताई से, ख्वाजा अहमद अब्बास से, इन लोगों तो हमारे लिए जो ड्रीम पीपल थे, हमें उनसे मिलने का शौक था, तो उनसे मिले। तो ये महज एक इत्तेफाक था कि 1965 में मैं बम्बई आया था, 1967 में ख्वाजा साहब एक फिल्म बना रहे थे, उसका नाम था बम्बई रात की बाहों में। ओह, अच्छा, वो चाहते थे कि उस फिल्म के गाने साहिर साहब लिखे। ओके। तो साहिर साहब इत्तेफाक से बहुत ज़्यादा मसरूफ थे उस वक्त किसी बहुत बड़ी फिल्म में, टोटल कंसंट्रेट, और ये लोग वो थे जो एक वक्त में एक ही फिल्म किया करते थे, 10 फिल्में लिखते नहीं थे। तो वो वक्त नहीं दे पा रहे थे और इनका फिल्म बिल्कुल सेट पे थी और परेशान थे। तो उन्होंने उस वक्त हमारे जो उर्दू ब्लिट्स के एडिटर थे, मैं तो सब एडिटर था, अनवर अजीम साहब, वो उनकी बीवी ख्वाजा अहमद अब्बास की भांजी, तो उन्होंने उनसे जिक्र किया कि भाई ऐसा है और मेरी फिल्म तैयार है, और ये है कि मैं साहिर से कह रहा था और साहिर बहुत मसरूफ़ हैं। तो उन्होंने ऐसे ही कह दिया कि भाई हमारे यहाँ एक लड़का है, बहुत नौजवान है, देखिए उसको अगर आप। तो उन्होंने मुझे बुला लिया, मुझे सिचुएशन बनाई, मैंने गाना लिख दिया, वो बड़े खुश हो गए। वो मुझे उस फिल्म के 4 गाने मिल गए। अच्छा, तो पैसा नहीं मिला। अच्छा, गाने मिल गए, शुरुआत में आपने पैसा नहीं कमाया। तो 1967 में उस फिल्म के गाने मैंने लिखे। अच्छा, अगर हम यहाँ ये कहें कि आपकी पहली फिल्म निकाह नहीं रही है, इससे पहले आपने ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म के लिए गाने लिखे हैं, तो ये सही है? जी, ये बिल्कुल सही होगा। निकाह यूं भी मेरी पहली फिल्म नहीं है। निकाह से पहले एक फिल्म आ चुकी थी, सिलसिला जी, जिसमें मेरा एक गाना था जी, सर से सर के सर की चुनरिया। हाँ, बिल्कुल सही। तो गैर के 1967 में ये मेरी फिल्म आ गई, तो मैं गोया फिल्मी शायर बन गया। हाँ। लेकिन उसके बाद मैं ब्लिट्स में बहुत बिजी हो गया, जैसा आपने पहले फरमाया ना कि वो बंद होने के करीब था, फिर वो था, तो मैं रात दिन उसी में लग गया, फिर भूल गया सब। फिर रवि साहब जो है, उनकी एज ए कमबैक वो निकाह फिल्म थी। मैं आपको बताऊं, हाँ, उसका किस्सा क्या है जी। निकाह का भी कुछ इस था कि साहिर दुर्रानी साहब का इंतकाल हो गया था। बिल्कुल सही। और बीआर फिल्म साहिर के बगैर कोई वो नहीं थी, अधूरी थी। तो वो चोपड़ा साहब भी कुछ ढूंढ रहे थे। तो उस जमाने में एक बड़ी फिल्म बनने जा रही थी जो बन नहीं पाई, चाणक्य चंद्रगुप्त। ओके। जिसमें म्यूजिक नौशाद साहब देने वाले थे और उसकी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा था। तो उसमें कहीं एक बीच में एक रोमांटिक सीन था जो करना था। इत्तेफाक से उस फिल्म के प्रोड्यूसर्स मेरे बहुत करीब थे, मैं उनके घर ही में रहे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार ये रोमांटिक सीन है, जरा इस पर करो कोशिश। तो मैंने एक रोमांटिक सीन लिखा, वो चोपड़ा साहब को एज ए राइटर डायलॉग लिखे जी। वो चोपड़ा साहब को पसंद आ गया। तो जब ये निकाह फिल्म की कहानी उन्होंने पसंद की और कर रहे थे, तो उन्होंने नौशाद साहब से जिक्र किया कि भाई वो साहिर साहब अब रहे नहीं है और मेरी को समझ में नहीं आ रहा, क्या किया जाए। तो नौशाद साहब ने रिकमेंड किया आपको? नौशाद साहब ने मेरा नाम रिकमेंड किया कि आप इसको लीजिए।
अरे वाह। और आपने जो उस फिल्म के गाने लिखे, सभी के सभी 5 गाने सुपर डुपर हिट फिल्म के, कमाल हो गया। उसके बाद लोगों की मेहरबानी है और उसकी मेहरबानी। उन गानों के साथ कहीं ना कहीं यादें जुड़ी होंगी कि उस जमाने में आप, जैसे हर एक दौर अलग रहा है, एक गीतकार और एक म्यूजिक डायरेक्टर का बहुत अच्छा राब्ता होना बहुत जरूरी है। कभी म्यूजिक डायरेक्टर धुन सुनाएगा तो उसी के हिसाब से, मीटर के हिसाब से एक लिरिसिस्ट को लिखना होता है, और कभी आपके पास कुछ ऐसे बने बनाए गीत है जो आप लेके जाएंगे, या आपसे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर मांगेगा तो वो लेकर जाएंगे आप, उसके हिसाब से फिर म्यूजिक तैयार होगा। आपका किस तरह का रहता था उस जमाने में? आमतौर पर गीत पहले से तैयार नहीं होते थे, कहीं होते होंगे, लेकिन जो इस्टेब्लिश्ड बैनर्स थे जो फिल्में बनाते थे, वो कोई पहले से लिखा हुआ गाना या कोई पहले से कंपोज किया हुआ, जैसे आजकल होता है ना, हो जाता है कि लोग अपना गाना कंपोज करके और यूट्यूब पर डाल देते, किसी को पसंद आ गया तो उसने उठा लिया, वो नहीं था। उस जमाने में सीधा सीधा ये होता था कि गाने जो थे वो कहानी का हिस्सा होते। होता ये था कि जैसे एक फिल्म में की कहानी सुनाई जा रही है, उसके डायलॉग और स्क्रीन प्ले सुनाया जा रहा है, और अचानक डायरेक्टर कहता है एक सीन को कि यार यहाँ पे ये सीन नहीं होना चाहिए, यहाँ ये गाना होना चाहिए। तो गाना वो दरअसल सीन होता था, ये वो कहानी का हिस्सा होता था। तो जब मुझे ने कहा कि कहानी सुनाई गई, तो जाहिर कहानी बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत कहानी थी, अचला नागर की कहानी थी, बहुत अच्छी कहानी थी। तो उसमें सिचुएशंस जो आई वो उस कहानी का हिस्सा थी। और मैं आपको एक अजीबोगरीब बात बताऊं कि उसमें एक गाने के अलावा जो पहला गाना था, बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, उसके अलावा बाकी सारे गाने दोनों पे थे। यानी रवि साहब के पास वो धुनें थी, उनके ऑलरेडी तैयार की गई, उसके बोल उन्होंने जो किसको डमी बोल कहते हैं, अब तो खैर डमी बोल गाने ही हो जाते हैं, तो डमी बोल जो थे उनके पास थे, तो उन्होंने सुनाई। तो मैंने वो फिर वो, अब आपको एक बात दिलचस्प बता दूं। हाँ। उसका एक गाना है जो लोगों ने बहुत पसंद किया, दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, और सलमा आगा की डेब्यू फिल्म बन गई। इसके बाद तो सलमा आगा का भी इसके डमी बोल क्या थे मुझे नहीं याद थे, लेकिन ये बहर मीटर यही था। एक तो मुझे सिचुएशन मालूम थी कि मुझे क्या कहना, ये तो मालूम था, और मैं अचानक मुझे एक फानी बदायूनी की गजल याद आ गई। ओके। मैं आपको ईमान की बात बता जी। फानी बदायूनी की गजल थी जिसका मतलब था कि दास्तां एक सुन भी ली एक कह गए, दास्तां एक सुन भी ली एक कह गए, दास्तां एक सुन भी ली एक कह गए, मैं जो रोया मुस्कुरा कर रह गए। वाह वाह। तो मुझे बड़ी बहुत अपील की, बस इस मीटर को, इस गजल के मीटर को मैंने पकड़ लिया और अपने अल्फाज डाल दिए, अपने पूरे डाल दिए, लेकिन इसकी बुनियाद फानी बदायूनी की गजल। थोड़ा वहां से आइडिया लिया आपने, कमाल का था। एक शायर को तो सब समझ में आता है किस तरह का जज्बात कहाँ डालना है, किस तरह के अल्फाज कहाँ पे फिट बैठने। बहुत बखूबी आपने निकाह में सुपर डुपर हिट रही। लेकिन कभी कभार आपको थोड़ा बहुत एहसास हुआ इस बात का, या थोड़ा निराश हुए आप कि उस फिल्म के लिए आपको फिल्म फेयर अवार्ड की तरफ से नवाजा नहीं गया, वो किसी और के खाते में आ गया? होता है ना, एक शायर के जज्बात होते हैं, उसको रिकग्निशन चाहिए होती है, इतनी सुपर डुपर हिट फिल्म गई। वो उस जमाने में भी लोग कहते हैं कि मैनिपुलेशन होता था, मगर बहरहाल जिसको मिला संतोष जी आनंद साहब को, वो भी बहुत अच्छे शायर है, तो मैं इसलिए मुझे शिकायत नहीं कि अगर मुझे नहीं मिला तो मेरी जगह किसी बुरे को नहीं, शायर को नहीं मिला, एक अच्छे हिंदी के शायर। अच्छा, शेर व शायरी की बात हो रही है, क्योंकि हम और भी बातें करेंगे कि आगे जाके आपने एक और लंबा ब्रेक लिया, कई सारी फिल्में आ गई, फिर आपने एक लंबा ब्रेक लिया, फिर तो से नैना आ गया, अनवर फिल्म का गाना जिसकी शायरी कमाल की है, आज भी जमा दिलों की धड़कन है ये। दिल ने फिर याद किया में आपका तहे दिल से स्वागत है ब्रेक के बाद। आज यादें अपनी ताज़ा कर रहे हैं, बीती यादों में हमें लेकर जा रहे हैं। हिंदुस्तानी सिनेमा के नामवर मुसन्निफ हैं, शायर हैं और कलमकार तो है ही, और साथ में बहुत ही जज्बाती हैं। जब भी कलम उठाते हैं कुछ नया लेकर ही आते हैं। हसन कमाल साहब, आपको क्या लगता है कि आपके ज़माने में जब आपने शुरुआत की, शायरी का मय्यार जो था वो फिल्मों में काफ़ी ऊंचा था? जब आप आज के दौर में देखते हैं, हो सकता है एक नतीजा
ये भी हो सकता है आपका फिल्मों का ऑफर ठुकराने का, क्योंकि शायरों का मय्यार आज कहीं ना कहीं खोसा गया है, वो नहीं रहा है। नगमों में जो मय्यार रहता था शायरी का, बहुत जरूरी बात है एक शायरी का होना नगमों में, तभी तो वो दिलों को छुएगा। इस पे आपकी क्या राय है? ऐसा है कि इसके कई पहलू हैं, इसलिए इसका जवाब जरा तफसील से दूं। जी। पहली बात तो ये है कि एक ज़माने तक मैं समझता हूँ, आप ये कह लीजिए कि 80s और 90s तक फिल्म और लिटरेचर में बहुत दूर का फासला नहीं था। फिल्म में जितने राइटर थे, चाहे वो अदब से जुड़े हुए थे, जितने भी स्टोरी राइटर हों, डायलॉग राइटर हों जी, या फिर नगमे निगार लिरिसिस्ट हों, नगमा निगार हों, वो सब अदब के साथ जुड़े अदब से आए थे। ख्वाजा अहमद अब्बास जी, इंदिराज आनंद, बिल्कुल रामानंद सागर, कृष्णचंद्र, राजन सिंह बेदी, अस्मित चुगताई, शायरों में शैलेंद्र, भरत व्यास, साहिल लुधियानवी, मजदू सुल्तानपुरी, बाद में भी काफी शकील बदायूनी बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट बाद में आए, शकील बदायूनी बहुत इम्पोर्टेंट ये लोग थे। ये सब अदब से जुड़े हुए थे। तो इन्होंने जो फिल्म में गाने भी लिखे, चाहे जितने भी वो उसके नीचे लेवल पर जाते हों, लेकिन एक लेवल बहरहाल था जिससे नीचे नहीं जाते थे जी। और वो अदब का लेवल था। तो इस वास्ते जो हम लोग जब जो फिल्मों में आए, वो वही गाने सुन के आए थे, उसी माहौल में गोया कि हमारी अदबी या फिल्मी तरबियत हुई थी। तो दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने आपसे अभी अर्ज किया कि गाने जो थे वो कहानी का हिस्सा होते थे, सिचुएशन होती। सीन यहाँ नहीं होगा, यहाँ गाना होगा, तो मतलब वो गाना नहीं सीन है। इसलिए आप तमाम गाने याद कर लीजिए, तो उन गानों को आप देखेंगे तो उसमें वो कहानी ही लगती है, आगे बढ़ा रही, रोकती नहीं जी। अब अगर जो है मेरे पास लोग आते हैं आइटम सॉन्ग के लिए, तो आइटम सॉन्ग मैं कहाँ से लाऊंगा, और मैं कब तक कौन को नचाता रहूंगा भाई। शायरी तो चाहिए कभी बैठ के। तीसरी बात, देखिए शायरी जो है वो इशारों की ज़बान है, उसमें बात इशारों में की जाती है। तो अब मोहब्बत के मेयार कितने बदल गए हैं कि पहले एक महबूबा को एक दूसरे से ये कहने में भी एक अरसा लग जाता था कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। आजकल फास्ट ट्रैक में चलता है। अब जो है वो सफर शुरू होने से पहले मंजिल आ जाती है। पहले ही दौड़ कर निपट जाते हैं, फिर बोसा लेते हैं, फिर अगर डायरेक्टर का इशारा है तो बेड पे चले जाते हैं। तो भाई कहीं दम लो जो हम गाना लाए बीच में। तो सफर शुरू नहीं हुआ, मंजिल आगे तो मोहब्बत शुरू होते ही खत्म हो जाती है, अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। अब अगर आप तकाजा करें कि शाहरुख खान या सलमान खान या आमिर खान बड़े अच्छे और बड़े एक्टर हैं, लेकिन वो ये रात ये चांदनी फिर कहाँ सुन जा दिल की दास्तां गाएंगे, तो उसकी गुंजाइश ही नहीं फिल्म में। अब अगर फिल्म के गानों में शायरी की जरा भी गुंजाइश है तो बैकग्राउंड सॉन्ग्स में। बिल्कुल सही। देखिए आपने जिस गाने का जिक्र किया था, तो ये हो रहा है, लोग मिस कर रहे हैं उन गानों को, लेकिन वो गाने अब फिल्मों में उस तरह से वापस आएंगे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। और एक बात बता जी, अब आपने पूछा ही तो बता दो कि देखिए हमारी फिल्में जो हैं हम शुरू से हॉलीवुड के स्टैंडर्ड उस पर चली हैं, वही लाइन शुरुआती दौर से वेस्टर्न कल्चर का काफी कल्चर की बात नहीं कर रहा हूँ, वेस्टर्न फिल्मों का फिल्मों के बनने का स्टाइल, फिल्मों की कहानियों का स्टाइल, फिल्मों को बनाने का स्टाइल हमने हॉलीवुड से लिया है। आपको याद है हॉलीवुड में म्यूजिकल फिल्म कोई लास्ट कब आई थी? अगर मुझे याद पड़ता तो शायद माय फेयर लेडी और साउंड ऑफ म्यूजिक, वो भी मैं 45-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उसके बाद वहाँ बिल्कुल म्यूजिकल फिल्म आने बंद हो गई। एल्विस प्रेस्ली और फ्रैंक सिनेट्रा और सब बुला दिए गए। हिंदुस्तानी फिल्मों में भी वही दौर आ रहा है धीरे धीरे। यहाँ अब मुझे ऐसा लगता है म्यूजिक का कल्चर ही बंद हो जाएगा। उसकी एक और वजह भी, मैंने कहा था मेरा जवाब जरा लंबा होगा, उसकी एक वजह भी है। पहले गाना जो था वो एक फिल्म प्रोड्यूसर के लिए म्यूजिक एक सेल आइटम भी होती थी, फिल्म से हट के भी उसकी सेल होती थी। अब म्यूजिक की फिजिकल सेल
जीरो रह गई, जीरो खत्म हो गई, ऑलमोस्ट डिजिटल पे चला गया। इसलिए फिल्म में जो म्यूजिक गाने लिए जाते हैं, प्रोड्यूसर को उस पर जो लागत आती है वो लागत वसूल नहीं होती, क्योंकि अब कैसेट नहीं है, अब सीडीज नहीं है, वो दौर रहा ही नहीं, वो दौर रहा ही नहीं, सब डिजिटाइज हो गया। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि धीरे 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 ये होगा कि हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कि फिल्में जो है तो जो गाने जो है, मौसीकी जो है, वो फिल्मों का, हिंदुस्तानी फिल्मों का अहम हिस्सा रही है शुरुआती दौर से ही। हमारी हिंदी सिनेमा में अगर फिल्में बहुत मानी जाती हैं, जानी जाती हैं, तो उसका एक रीज़न है कि यहाँ की मौसीकी बहुत अच्छी रहती थी, काबिल तारीफ रही है। जैसे गोल्डन एरा के गाने नहीं भुलाए जा सकते, आपने जो गाने लिखे हैं उनको भुलाया नहीं जा सकता। कहीं ना कहीं ये तो रहेगा, आई गेस कहीं राइटर्स आएंगे, डायरेक्टर्स आएंगे, प्रोड्यूसर्स आएंगे जो चाहेंगे ऐसी कोई फिल्में हों जिनमें गज़लें हों, जिनमें शायरी हो, उस तरह का रुझान तो रखेंगे ही लोग, आई गेस, मुझे नहीं लगता। और ज़रूरत है उसकी, नहीं तो हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहाँ जाएगी, म्यूजिक इंडस्ट्री। लेकिन आएंगे या नहीं आएंगे ये बहुत डिपेंड करता है। देखिए क्या होता है कि एक पूरी जनरेशन ऐसी आ जाएगी कि जिसको मालूम नहीं कि फिल्मों में ये चीज़ें भी हुआ करती थी, माजी की दास्तान बन जाएंगी। चुनांचे मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो दौर उस तरह से कभी वापस आएगा। और अब आप देख रही हैं कि वो फिल्में भी चल जाती हैं कि जिनमें गाने ना हो, उससे गाने की म्यूजिक की लेंथ भी कम हो जाती है। तीसरी एक सबसे बड़ी बात, मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा बताऊं, जरूर सुनाएं। एक घर में कोई चैनल वैनल चल रहा था, क्या था, उस पर एक पुरानी फिल्म का गाना आ रहा था कि तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी। मेरी बेटी वो भी वहाँ बैठी हुई थी, दो एक और लोग थे, दो एक और लोगों ने कहा क्या अच्छा गाना है, क्या क्या रफ़ी साहब का गाना था, बहुत अच्छा गाना। लेकिन मेरी बेटी का चेहरा जरा सपाट था बिल्कुल। तो मैंने कहा उससे कि बेटी तुमको नहीं पसंद आया? कहीं अब समझ में नहीं आया। ओके। जो पहली मतलब ये एहसास हुआ कि ये सही कह रही है। इसको क्या मालूम कैद क्या है, इसको क्या मालूम जुल्फे क्या है जी, इसको क्या मालूम कि रिहाई क्या है। जुबान के साथ तो कोई राब्ता ही नहीं रहा। ये उस इडियम से नहीं वाकिफ है, उस शायरी तो जबान से इसका वाकई। तब मुझे एक बात का और ख्याल आया कि एक अजीब ट्रेजिडी हुई है हमारे यहाँ, और ये मैं बहुत इसरार के साथ कहता हूँ कि देखिए अंग्रेजी हमारे बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, इस पर तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती। और चीजें छोड़ दीजिए, इसलिए बहुत जरूरी है कि वो कंप्यूटर की लैंग्वेज, और कंप्यूटर अब जिंदगी का हिस्सा है। तो दुनिया में हर जगह अंग्रेजी सीखी जा रही, चाहे वो अरब लैंड हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे कोई भी आप किसी को, सब जगह अंग्रेजी सीखी जा रही है। लेकिन कहीं भी अंग्रेजी जो है वो बच्चों की मदर टंग की कॉस्ट पे नहीं पढ़ाई जा रही। बिल्कुल सही। ऐसा नहीं हुआ कि बच्चों की मुंह से मादरी जबान छीन कर उसमें अंग्रेजी डाल देगी। ये हिंदुस्तान में खास तौर पर कॉस्मोपॉलिटन सिटीज में आप देख लीजिए, आप जिस शहर मुंबई में है या दिल्ली में है, वहां आप देख लेंगे जो मिडिल क्लास की जो जनरेशन नई आ रही है, वो जनरेशन अपनी मदर टंग से, चाहे वो मदर टंग कोई भी हो, उसको सिर्फ वो इतना जानती है जितना नौकरों और फेरी वालों से बात करने के काम आए। अब उस वोकैबुलरी में अच्छी शायरी नहीं मुमकिन। मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ, जो ये इट्स ग्राउंड रियलिटी। डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, म्यूजिक कंपोजर्स हैं, ये सब भी सब अपनी मादरी जबान के लिटरेचर से, अपनी मादरी जबान के फोक से वाकिफ नहीं है। उनकी वोकैबुलरी बहुत कम है अपनी मदर टंग की, और वो चाहते हैं कि डायलॉग भी इसी में हो, वो चाहते हैं गाने भी इसी हो। तो फिल्म की लैंग्वेज इंग्लिश हो गई है, गानों की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं हो पाएगी। और जो महदूद वोकैबुलरी वो चाहते हैं, अच्छी बात तो अच्छे लफ्जों में कही जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। बहुत अच्छी बातें हो रही हैं आपके साथ। फिलहाल वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का। हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, और बहुत सारा हमें जानना है, बहुत सारी बातें हमें करनी है हसन कमाल साहब के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अपना चीज़ प्रोग्राम। इनायत कम, मोहब्बत कम, वफा कम, मिला सब कुछ हमें लेकिन मिला कम। दिल ने फिरियाद किया में आपका तहे दिल से स्वागत है ब्रेक के बाद। आज यादें अपनी ताज़ा कर रहे हैं, बीती यादों में हमें लेकर जा रहे हैं। हिंदुस्तानी सिनेमा के नामवर मुसन्निफ हैं, शायर हैं और कलमकार तो है ही, और साथ में बहुत ही जज्बाती हैं। जब भी कलम उठाते हैं कुछ नया लेकर ही आते हैं हसन कमाल साहब। कमाल की आपकी शायरी है। जो शेर
मैंने अभी कहा, इसके साथ कई सारी यादें जुड़ी होंगी, जिंदगी के तजुर्बात जुड़े होंगे, मिला कम। ऑब्वियसली अगर हम आपकी ज़िंदगी पर, आपके काम पर ज़रा सा रोशनी डालें तो हमें लगता है कि इतने उम्दा शायर आप रहे हैं, अदब के साथ आपका ताल्लुक़ रहा है, वाबस्तगी रही है, सहाफ़त के साथ आप जुड़े रहे, कलमकारी में आपने एक अलग मुनफरद मकाम हासिल किया। बावजूद इसके जो आपको इंडस्ट्री में, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रिकग्निशन मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाई। क्या उसी से जुड़ा हुआ या वो जहन में था? ये अशार आपने कह डाले, लंबी गजल है ये काफी कुछ इसमें है, हमने तो बस एक शेर सुना दिया इसका। मैं आपको बताऊं, वैसे तो इंसान की फितरत ये है कि जितना भी मिल जाए वो समझता है उसे कम ही मिला है। गालिब ने कहा था इसीलिए कि हवस को है निशाते कार क्या क्या। फानी ने भी बहुत अच्छी बात कही थी कि मेरी हवस को ऐसे दो आलम भी था कबूल। हाँ। मेरी हवस को ऐसे दो आलम भी था कबूल, दोनों दुनिया की खुशियां मुझे कबूल थी। तेरा करम कि तूने दिया दिल दुखा हुआ। हाँ, तेरा करम कि तूने दिया दिल दुखा हुआ। तो यकीनन ये वह जिंदगी में कभी देखते हैं कि बास चीजें जितनी मिलनी चाहिए थी नहीं मिल सकी, लेकिन इसी गजल का जिसका आपने मतलब एक और शेर, इनायत कम मोहब्बत कम वफा कम, मिला सब कुछ हमें मिला कम। इसका मक्ता क्या है? इसका मक्ता यह है कि हसन दुनिया में हमने यूं बसर की, हसन दुनिया में हमने यूं बसर की, शिकायत कम अदावत कम गिला कम। तो नहीं मिला कम तो हमें शिकायत भी नहीं क्योंकि शायद जो मिला शायद हम उसके भी इतने हकदार नहीं थे जी। उसका कर्म मतलब वो रैशनलाइज करना होता है चीजों तो मैं समझता हूँ कि जो मिल गया वही काफी है, उसी को मुकद्दर समझ लिया। हाँ, बहुत खूब, आपकी शायरी कमाल की है और बहुत कुछ समझाती है, बस समझने वाला होना चाहिए, बहुत जरूरी है। इसी वजह से शायद आपने किनारा कर लिया बॉलीवुड से, समझने वाले थोड़े कम रह गए थे। बंटवारा की अगर हम बात करें, हम निकाह पे भी आएंगे, निकाह के भी कई सारे किस्से हैं, लेकिन पहले यहाँ बंटवारा जो फिल्म आपकी आई थी 1989 की, वो गीतकार आपकी आखिरी फिल्म रही। उसके बाद आपने लंबा गैप लिया, काफी अरसे के बाद फिर आपकी फिल्म अनवर आई। उसका रीजन क्या था? या तो आप राइटिंग में जुड़ गए, कई सारे सीरियल्स भी आपने लिखे। मैं अक्सर ये कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं गीत लिखना भूल गया था, ऐसा है कि लोग मुझसे गीत लिखवाना भूल गए थे। ये कमाल है। तो चुनाचे मैंने भी कोई शिकवा नहीं किया। बंटवारा के गाने मुझे जाती तौर पर बहुत पसंद इसलिए हैं कि मैंने बड़ी मेहनत से लिखे थे, और उसमें एक तो मारवाड़ी जबान में था पूरा, तुम्हारा कौन लागे, और बहुत वहाँ राजस्थान में तो आज तक वो बार बार फेमस है, फोक टच था। हाँ, तो मुझे उसमें वो नहीं था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद से ही कुछ बिल्कुल म्यूजिक के ट्रेंड्स बदलने लगे थे और दिलचस्पी खत्म हो गई। हाँ, और वो इंडस्ट्री कॉर्पोरेट्स के हाथों में जाना शुरू हो गई थी, तो जाहिर है कि एक पूरा एक वो हो गया। वैसे सिलसिला नहीं रहा। BR फिल्म में भी जो 2-3 फिल्में बनी वो बहुत कामयाब नहीं थी, जिनमें मेरे गाने भी थे, तो इसलिए वो एक ब्रेक आ गया। तो उसके बाद ये अनवर जिसका आप जिक्र कर रही हैं, वो कैसे मिली? आप अचानक से इतना लंबा ब्रेक, उसके बाद आपने हाँ कही अनवर के लिए? ऐसा है कि जो उसके प्रोड्यूसर थे वो लखनऊ के थे, हालांकि मेरी उनसे कोई कम्युनिकेशन नहीं थी और राब्ता नहीं था, कोई जान पहचान थी, लेकिन उनका मेरे पास फोन आया और उन्होंने कहा कि हसन साहब, अपना पूरा उन्होंने बैकग्राउंड बताया और ये कहा कि ये फिल्म है, ये गाना है, तो जो आप मुझसे पूछ रही हैं वो मैंने उनसे पूछा कि आपको मेरा ख्याल क्यों आ गया। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक गाना हमेशा बहुत हॉन्ट करता है, फजा भी है जवा जवा, निकाह फिल्म का, तो बैकग्राउंड में था और वो कहानी पूरी उसमें बयान हो जाती है। तो मुझे ये था कि इस फिल्म में इस तरह का वो है, तो उन्होंने बताया कि उसके म्यूजिक डायरेक्टर मिथुन है जी, मिथुन वो भी कमाल के म्यूजिक डायरेक्टर आज के दौर के था, ग्रैंडफादर को भी मैं जानता था।
तो खैर मैं गया, उन्होंने मुझे सिचुएशन बताई, तो फिर मैंने वो लिख लिया, ये गाना लिखा। और मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था कि अब शायरी की गुंजाइश अगर कहीं है तो बैकग्राउंड स्कोर में ही है, साउंड में ही थी, इसमें वो थी उसमें। बल्कि उन्होंने उस गाने का नाम, अगर आप वो गाना यूट्यूब पर तलाश करने जाएं तो उसे नैना लागे के नाम से नहीं मिलेगा, वो जावेदा जिंदगी के नाम से मिलेगा। तो मिथुन को इस कदर ये लफ्ज जावेदा जिंदगी पसंद आया कि उन्होंने कहा कि इस गाने को इसी नाम से रिलीज किया जाएगा, तो जावेदा जिंदगी के। तो इस तरीके से बहुत कमाल की शायरी है उसमें, कमाल है वो गाना। जब सुना जाए ऐसा लगता है कि आप बहुत सुकून, बहुत जज्बाती गाना है ये, काफी कुछ बयां करता है ये गाना। बहुत अच्छी बात है, इस तरह के गाने अगर आपको मिले तो आपको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इनफैक्ट आप इसमें कमाल रखते हैं। क्या निकाह का यहाँ जिक्र हुआ था, निकाह के साथ कई सारी और यादें आपकी जुड़ी होंगी, क्योंकि निकाह जब रिलीज हुई थी तब पहले लूक रिस्पॉन्स था, ठंडा रिस्पॉन्स था फिल्म का, और आपसे HMV वालों ने कहा भी था कि हमें नहीं लगता कि ये गाने जो हैं आज के दौर के गाने हैं, क्योंकि उस दौर में बपीदा का खूब सारा सरेआम चर्चा था, उनके गाने बजते थे। ऐसा कुछ कम उन्होंने रिलीज की थी उसकी कैसेट्स, आई गेस 5000, और उसके बाद फिर क्या हुआ जब फिल्म 3 दिन के बाद हिट हुई? मैं आपसे अर्ज करूं कि निकाह की जब म्यूजिक तैयार हो गई तो बिहार फिल्म की तमाम म्यूजिक जो है वो कमाल का, वो कमाल रहता था। HMV रिलीज करते थे जो अब सारे गामा, तो वो भी थी उनके पास। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी उस वक्त जिम्मेदार थे सारे गामा में, उन्होंने कहा कि चोपड़ा साहब आपकी फिल्म है और हमने हमेशा आपकी फिल्म ली है, तो जाहिर है कि ये भी हमारी फिल्म है। लेकिन ऐसा ही है कि म्यूज़िक का ट्रेंड बहुत बदल गया है। अब लोग आमतौर पर जो है वो डिस्को, मॉडर्न और ये सब म्यूज़िक पसंद, इस तरह के गाने पसंद करते हैं। तो उसमें इस गानों के लिए स्पेस कम है, बन सकेगी इसका हमें शुबा है, लेकिन हम रिलीज करेंगे। इत्तेफाक से जब फिल्म रिलीज हुई तो शुरू के 3 दिन फिल्म इंडस्ट्री की ज़बान में ठंडी गई। ठंडी जाने की वजह थी कि ऐसा समझा जाता है और आज भी समझा जाता है कि आप देख लें कि रिलीज के लिए दिवाली और ईद जितने अच्छे आप देखते हैं आज भी जी, दिवाली पे किसी की सुपर डुपर हिट और किसी की जो ईद के दिन होती, सलमान खान की ईद को सुपर डुपर हिट, शाहरुख खान की दिवाली पे, भले फिल्में अच्छी हो या ना हो, हाँ, लेकिन वो एक अच्छी ऑडियंस जाती है ना, मिडिल क्लास ऑडियंस। अच्छी रिलीज जो है दिवाली और ईद की मानी जाती है, उतनी ही बुरी रिलीज जो है वो बकरीद की मानी जाती है। अब तो खैर मल्टीप्लेक्सेस हैं, लेकिन जब वो नहीं थे तो फिल्म का मेन ऑडियंस मुस्लिम से ही होते थे और रिपीट ऑडियंस तो 75% मुस्लिम होते थे। ये बाकायदा सर्वे है। तो ये फिल्म रिलीज हुई तो बकरीद के दिन रिलीज हुई थी और बेसिकली मुस्लिम सब्जेक्ट था, मुस्लिम सोशल फिल्म थी, तो उसके मेन ऑडियंस जो था वो मुस्लिम ही था। और मुसलमान बकरीद के 3 दिनों में बकरे के अलावा उसे कुछ याद नहीं रहता। तो वो सब उसमें लगे हुए थे, तो फिल्म ठंडी गई। चौथे दिन से जो फिल्म ने पकड़ा है तो फिर जाहिर है कि सुपर डुपर हिट, उसी के साथ वो गाने भी एकदम सुपर डुपर हिट, सुपर डुपर हिट। तो अब वो HMV वाले सारे गामा वालों को अपनी गलती का एहसास हो गया कि ये तो उन्होंने सिर्फ 5000 कैसेट निकाले थे, वो तो मिनटों मतलब 1-2 दिन में खत्म हो गए। बाय द टाइम वो दूसरा एडिशन निकाले उसके चोरी के एडिशंस निकल चुके। और मैं बहुत बड़े वो एक थे उस वक्त के म्यूजिक के सेलर, तो नाम लेना मुनासिब नहीं है, तो उन्होंने मेरे सामने चोपड़ा साहब से ये कहा कि चोपड़ा साहब, निकाह के म्यूजिक से मैंने 80 लाख रुपया कमाया। ये मैं 1982-83 की बात कर रहा हूँ। 80 लाख को आज मालूम कर लीजिए उसकी क्या होगी। खूब पछतावा हुआ होगा फिर HMV वालों को। सबको हुआ। उसके बाद ट्रेंड जो है वो बदला थोड़ा, और बपीदा आपके पास अजीब इत्तेफाक है कि किसी नजर को तेरा तो बपीदा इंतजार
आज भी है, बहुत ही सुपर। प्रोड्यूसर ने मुझे बताया, एतबार फिल्म थी जी, प्रोड्यूसर मेरे दोस्त थे शर्मा, तो कि यह है गाना लिखना है, गाने लिखना है। हाँ, मेरे उस फिल्म में शायद 2 या 3 गाने थे। तो मैं गया तो मालूम हुआ कि ये गाना जिस कैरेक्टर पे है फिल्म में, वो कैरेक्टर गजल सिंगर है। तो मुझे थोड़ी हैरत हुई और अच्छा भी लगा हुआ, महसूस अच्छा हुआ होगा। मुझे थोड़ा डर भी लगा कि गजल सिंगर है, मैं गजल लिखूंगा और बप्पीदा है, क्या करेंगे पता नहीं, खुदा न करे। बप्पीदा का जॉनर ही अलग था। तो बप्पीदा ने हमसे कहा बप्पीदा ने कि आप गाना लिखिए, आप पहले गाना लिखिए, हम उसका दोनों हम बाद में बनाएगा। बप्पीदा की मदर बड़ी अच्छी सिंगर थी, क्या कहने, क्या आवाज थी उनकी। खैर मैंने सिचुएशन के हिसाब से गजल लिख ली, गजल लिखी और बप्पीदा को दी। और बप्पीदा ने जब उसकी धुन बनाई तो मेरी भी आंखें फटी रही। कमाल की धुन कि बप्पीदा बहुत गुणी आदमी है, ऐसा नहीं है कि वो बहुत म्यूजिक का घराना, उनका माँ बाप सब म्यूजिक के हैं। और ऐसी धुन बनाई कि हैरान रह गए। आज भी बहुत से लोगों को यकीन नहीं आता कि ये धुन बप्पीदा की है। बहुत अच्छी धुन बनाई। और एक और उसमें गाना था कि वो बल्कि मुझे वो गाना ज्यादा पसंद, आवाज दी है आज एक नजर। जी 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 जी। आज तक सुरेश ओबराय कहते थे कि भाई मेरी जिंदगी में मुझे कोई इतना अच्छा गाना नहीं मिला, जो गाना ही नहीं मिला आज तक, गाना ही नहीं मिला, जो एक गाना मिला वो इतना जबरदस्त हिट हो गया। और वो भूपेंद्र ने और आशा जी ने बहुत बखूबी गाया, बहुत बखूबी गाया। तो इस तरीके से तो ये हुआ कि उसके बाद से ये आज तक कायम है कि इस फिल्म की इस तरह की म्यूजिक और इस तरह की गीतों को लोग बहुत आसानी से रिजेक्ट कर नहीं पाते अगर लिख दिए जाए जी। और आज भी आप देख रहे हो कि मैं इस तरह के गाने अगर आते हैं हिट तो हो ही जाते हैं। रिशाद है, तुराज है, ये लोग जब गाने कोई लिख देते हैं तो वो रिजेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि उसमें शायरी होती है। उनमें आसानी से उन्हें रिजेक्ट करना उन्हें अच्छा नहीं रहता, नागवार गुजरता है। बिल्कुल सही। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर भी डर जाते हैं कि यार इसको रिजेक्ट करेंगे पता नहीं क्या होगा। तो और जब भी वो आते हैं, यहाँ कहीं स्पेस मिल जाती है तो आप देखते हैं गाने लोग फौरन पकड़ लेते हैं। खैर ये कहना यहाँ मुनासिब है कि आजकल के दौर में भी कहीं ना कहीं लोग मिस कर रहे हैं वो फैक्टर, जिस तरह के गाने बनते थे, शेर व शायरी जिसमें होती थी। मैं आपको बताऊं, लंबा चलते हैं ये गाने। बहुत दिलचस्प बात बताऊं, क्या है, अच्छा गाना चल के आपके पास आ जाता है, आपको उसके पास नहीं आना पड़ता, वो खुद आकर आपके पास आ जाता है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं, अपने बचपन की बात बताऊं। मैं लखनऊ के जिस मोहल्ले में रहता था, उस मोहल्ले में 200-300 घर रहे होंगे। उन 200-300 घरों में सिर्फ 2 घरों में ग्राउंड फ्लोर और 2 घरों में रेडियो। लेकिन उस पर जो गाना बजता था, या फिल्म में एक फिल्म आई रतन, अखियां मिला के जिया भरमा के अखियां मिला के जिया भरमा के चले नहीं जा। अब ये गाना 1945 की फिल्म है। उस जमाने में बात छोटे शहरों में तो सिनेमा घर होते ही नहीं थे, शहरों में होते थे तो 1-2 सिनेमा घर होते थे, उसमें भी मिडिल क्लास के लोग बड़ी मुश्किल से जाते थे। लेकिन गाना बम्बई से निकला और लहरपुर पहुंच गया, सीतापुर जिला के छोटे से गांव में, तो गाना खुद चला जाता था। मैं ये समझता हूं कि थोड़ा सा जो हमारे फिल्म मेकर्स हैं और हमारे म्यूजिक कंपोजर्स हैं, वो थोड़ा सा गलत घबराते हैं। वो ये समझते हैं कि जो फिल्म के गाने के सुनने वाले हैं वो सिर्फ बड़े शहरों में मौजूद हैं। नहीं सर, हिंदुस्तान तो 70% तो देहात में रहता है, गांव में रहता है, और वहाँ पे आज भी लोग म्यूजिक पसंद करते हैं। इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज बड़े शहरों के मल्टीप्लेक्सेस में आने वाले लोगों के तक महदूद रखी है। वो म्यूजिक उन तक महदूद नहीं, म्यूजिक की तो सरहदें सारी दुनिया में फैली हुई है। बिल्कुल सही कहा। मैं समझता हूँ कि उनका ये डर गलत है। बैकग्राउंड सॉन्ग के ही हैसियत से अगर एक फिल्म में 4 अच्छे गाने हों तो आप देखेंगे कि वो गाने लोग पकड़ लेंगे।
बिल्कुल सही। ये सवाल तो जरूर ज्यादा ज्यादा आपसे पूछना चाहेंगे, इतने सारे म्यूजिक कंपोजर्स के साथ आपने काम किया है, क्योंकि एक म्यूजिक डायरेक्टर का और एक गीतकार का, नगमे निगार का काफी अच्छा रिलेशन रहता है। अगर राब्ता अच्छा बैठा तभी एक अच्छा गाना, यादगार गाना वजूद में आता है। तो कौन से म्यूजिक डायरेक्टर आपके सबसे ज्यादा क्लोज रहे हैं, जिनके साथ काम करने में खूब मजा आया? 3 म्यूजिक डायरेक्टर्स का मैं खास तौर से नाम लूंगा। नौशाद साहब, दूसरे रवि साहब, और फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और भी लोगों, ऐसा नहीं है कि उनसे मजा नहीं आया, बपीदा के साथ काम करने में मजा आया, लेकिन ये कि ये 3 थे जो ज़हनी तौर पर हमारे बहुत करीब। खैर, आपके जितने भी गाने हैं जो हमारे सामने आए हैं वो सब के सब अपने आप में कमाल है। और कमाल साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करते हुए। बहुत शुक्रिया। और इतना मजा आया, वाकई लगा कि अदब के साथ हमने जोड़ दिया फिल्मी संगीत को, फिल्म मौसीकी को और फिल्मी नगमों को। जहाँ अदब है वहाँ शायरी कमाल तो होती है, और जहाँ एक शायर है, मुकम्मल शायर है, जिसको अदब के साथ भी लगाव है और जिसे पता है कि शायरी कितना जरूरी होता है, एक गाने में शायरी क्या कुछ कमाल कर सकती है। बहुत ही मजा आया आपके साथ बात करते हैं। बहुत शुक्रिया, जीती रहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आज का दिल ने फिर याद किया आपको बेहद पसंद आ गया होगा। लिखिएगा जरूर shiba.lateef@nw18.com पर। फिलहाल एक अलग शख्सियत के साथ यादें ताज़ा करेंगे, बीते लम्हों में आपको लेके जाएंगे अगली दफा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने ख्याल रखिएगा। बी हैप्पी ऑलवेज। खुदा हाफिज। दिल ने फिर याद किया।